गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जैसा कि आप लोग को पता है कि अब जो हम बात करने जा रहे हैं, इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, डेट सारी आ चुकी है, सब कुछ आपको पता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स हम कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन भी आपने कर लिए होंगे, होपफुली आपसे क्वेश्चन हुए भी होंगे। जो थोड़े बहुत अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे होंगे तो उनको अपन डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है? आप ग्रुप पे डालते जाइए, आप लोग को जवाब मिलते जाते हैं ग्रुप पे। खैर आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, हाइपरबोला। एज हाइपरबोला की क्या सिग्निफिकेंस है, पेपर में कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना आएगा कितना नहीं आएगा, अगर हम इसकी बात करते हैं आपसे तो लाइक क्वेश्चन वाइज अगर मैं आपसे बात करता हूँ हाइपरबोला पे, तो हाइपरबोला का एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है मेंस में, बट हर पेपर में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन, सर्किल एंड पैराबोला तक मेजर चीजें आती हैं, बाकी सब मिक्स आती हैं। हाइपरबोला पे अगर कुछ आएगा तो टेंजेंट नॉर्मल से रेंट आएगा। जैसे आप लोग को याद होगा मैंने एलएस में क्वेश्चन कराया था, उसमें हाइपरबोला यूज कर लिया था, ऐसी चीजें आती है। खैर बात करते हैं हाइपरबोला की। सबसे पहले बात करें जो डिफिनेशन कहती है, क्या बेसिक डिफिनेशन क्या कहती है। तो इसकी जो बेसिक डिफिनेशन कहती है, वो बेसिक डिफिनेशन क्या कहती है, हम उसकी बात करते हैं आपसे। तो जो इसकी बेसिक डिफिनेशन है वो कहती है कि अगर एक वेरिएबल पॉइंट है, जैसे कल अपन ने एलिप्स के बारे में बात की थी लास्ट लेक्चर में, वैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे। अगर एक वेरिएबल पॉइंट P था जिसकी कोऑर्डिनेट लेटर थे, तो मैंने h, k मान ली, और दो फिक्स पॉइंट थे, एक का f2 नाम था, एक का f1 नाम था। तो इससे जो डिस्टेंसेस है, फिर से मैं ट्रायंगल इक्वालिटी का एप्लीकेशन करूंगा, और इनका डिफरेंस P से f1 का डिस्टेंस माइनस P से f2 का डिस्टेंस, इसका जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट है 2a के बराबर, कांस्टेंट। ठीक, ये वापस से c,0, ये वापस से माइनस c,0 है। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट होता है, क्या pf1 माइनस pf2 का मॉडुलस अगर 2a के बराबर है, वो कांस्टेंट है, तो हम हमेशा बोल सकते हैं कि जो ये पॉइंट P होगा ये हमेशा किस पर आ जाएगा, हाइपरबोला पे। कैसे आता है, क्या आता है, वो हम लोग डेरिवेशन की बात करते हैं। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड डेरिवेशन की या स्टैंडर्ड डिफिनेशन की। करेक्ट है, स्टैंडर्ड डिफिनेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दे, बल्कि ज्यादा बेटर रहेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं हम लोग। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम हाइपरबोला में क्या क्या देखते हैं, थोड़ा सा फ्लो रहेगा आज। क्यों, आपको पता है, क्योंकि हम लोगों ने एलिप्स पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स पैराबोला अच्छे से पढ़ रखा है, सर्किल पढ़ रखा है, तो कई चीजें हमें पता है अच्छे से। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टू मच टाइम वी विल हैव टू बी फोकस ऑन दैट। So I'll consider these 2 points. I'll use the distance formula, so that will be come out to be h minus c का whole square pf1 plus का k square minus under root of h minus plus k का whole square, sorry h plus c का whole square plus का k square should be equals to 2a। दोनों साइड की स्क्वायरिंग करके जब मैनिपुलेट करेंगे तो इक्वेशन बनती है x square upon a square minus का y square upon c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक चीज और आई, 2a जो कांस्टेंट डिस्टेंस होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए 2c से। जैसे हम लोग को पता है कि ट्रायंगल के दो साइड का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से छोटा होता है, तो वही फंडा में यहाँ पे लगा रहा हूं, 2c से छोटा होना चाहिए। 2c इज द डिस्टेंस बिटवीन दीस 2 पॉइंट। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1। इसको मैंने b स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। यहां से हम हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव करते हैं, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब जब हमने डिराइव कर लिया हाइपरबोला की इक्वेशन, तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर होगा, क्योंकि c a से बड़ा तक दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, मैनिपुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर हम इसकी फोटो तो भी बना लेंगे। फिर हम बात करते हैं एसेंट्रिसिटी की। अगर तो हम लोगों ने जब से कल पढ़ा था e इक्वल्स टू, चलिए फोटो ही बना के बात कर लेते हैं। तो अगर मैंने हाइपरबोला की फोटो बनानी चाहिए, तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो फिर से मैं कल की तरह जैसे बात करूंगा, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। कल हम लोगों ने बात करी थी क्लास के टाइम पे, तो चाहो तो मैं दोबारा करके दे देता हूं आपको। अगर मैं इसको इंटरप्रेट कराना चाहूंगा फोटो बनाने के लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, रूट लगा देंगे तो b बाई a आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर चला जाएगा, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, ये y बन जाएगा। ठीक है, एक ब्रांच की बात कर लेते हैं, नेगेटिव में आ जाएगा x माइनस a स्क्वायर। ये तभी डिफाइंड होगा जब a से बड़ा होगा और माइनस a से छोटा होगा। एलिप्स के टाइप में बताया था, क्योंकि x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों बैठा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बना दीजिए, रेस्पेक्टिव नाच देगा। फर्स्ट में ग्राफ बनाए, जैसा फर्स्ट में आएगा वैसे सेकंड में आएगा, और जैसा ऊपर आया वैसे ही नीचे आएगा।
तो ये हमारा बन जाता है, इसका सेंटर आ जाएगा 0,0, ठीक है। फिर एक्सेस की बात कर लेते हैं, जो ये जिसपे आपके दोनों वर्टिसेस होते हैं, इसको लेटर मैं A1 A2 बोल देता हूँ, करेक्ट है। तो करस्पॉन्डिंग इसके जो फोकस होते हैं वो यहाँ होते हैं F1 और F2, ठीक है। एसेंट्रिसिटी की बात कर लेते हैं तो E इक्वल टू होता है C बाई A। कल बताया था मैंने आप लोग को, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर से फोकस का डिस्टेंस अपॉन सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस, तो E इक्वल टू C बाई A होता है। तो यहाँ से स्क्वायरिंग कर दो तो E स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा C स्क्वायर की जगह बैठेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो यहाँ से E का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस ही आएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे हमारे ये दो वर्टिसेस हैं A1 A2, C के करस्पॉन्डिंग एक वर्टिसेस ये आएंगे B1 और B2, जिसपे फोकस लाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दोनों हमारी कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसमें ये कहलाती है हमारी, जैसे उसमें इलिप्स हम लोग बोलते हैं इसको मेजर एक्सिस, वैसे ये कहलाती है हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ TA, और इसको कहते हैं हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस CA, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीजें से मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेंथ ऑफ TA, उसको शॉर्ट से हम लोग TA that will be equals to A1 A2, so which is equals to come out to be 2A, और लेंथ ऑफ CA that will be equals to B1 B2 which is come out to be 2B, ठीक है। ठीक है भाई, अब जब 2A 2B पता था तो मैंने यहाँ से एसेंट्रिसिटी का एक और फॉर्मूला लिख दिया, वो लिख दिया 1 प्लस, देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, तो ये बन जाएगा CA का स्क्वायर अपॉन TA का स्क्वायर, ठीक, ओके। तो फिर से ये बेसिक डेफिनेशन हमारी जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, मस्ट रिमेंबर। किसी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आता है, तो वेरिएबल पॉइंट हमेशा किस पे नाचता है, हाइपरबोला पे। किस पे नाचता है, हाइपरबोला पे। डेरिवेशन कैसे हो मैंने करके दिखा दिया, फेस का शेप कैसा है वो मैंने आपको बता दिया। एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस कहलाती है एसेंट्रिसिटी। तो E इक्वल्स टू C बाई A, ठीक है। जिस पे दोनों फोकस लाई करते हैं वो ट्रांसफर एक्सिस होती है। A1 A2 तक की लेंथ उसकी ट्रांसफर लेंथ एक्सिस की लेंथ कहलाती है, जिसको 2A के बराबर लिख रखा है। सिमिलरली कॉन्जुगेट एक्सिस दूसरी होती है जो परपेंडिकुलर टू द ट्रांसफर एक्सिस होती है, पासिंग फ्रॉम द सेंटर होती है। तो उसको उसके दो वर्टेक्स होते हैं B1 B2, उसको मैंने 2B से रिप्रेजेंट कर दिए। तो जो B1 के कोऑर्डिनेट है वो आ जाएंगे 0,B और B2 के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0,-B, ठीक। तो ये हमने बात कर ली, छोटे छोटे पॉइंट्स की बात करते चलना, कहीं कंफ्यूजन होगा तो पूछ जरूर लेना बेटा, ध्यान से समझते हुए। हाँ भाई, फिर उसके बाद एक टर्म आता है फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बोली थी, याद होगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा FDP, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, शॉर्ट में करो FDP, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। तो corresponding to every focus there exist two lines, x is equals to A by E and x is equals to, यहाँ से आपको दिख रहा होगा E1 से बड़ा होगा, ठीक है, और हाइपरबोला के लिए E1 से बड़ा होता है। तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अपने पास AE, C की वैल्यू पुट कर देंगे, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -AE, 0। तो corresponding to every hyperbola there exist two lines whose equation is x is equals to A by E and x is equals to minus का A by E। ये जो लाइंस आती हैं इनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स 1 और डायरेक्ट्रिक्स 2। तो अकॉर्डिंग टू द FDP, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, इफ आई कंसीडर एनी पॉइंट P over here, तो PF1 is equals to E times PM1 as well as PF2 is equals to E times PM2। तो PF1 is equals to E times PM1 and PF2 is equals to E times PM2। तो PF1 माइनस PF2 की बात कर रहे हैं अपन, मॉड ले लेते हैं, P बाहर आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ PM1 माइनस PM2, ठीक है। आइए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर द P की कोऑर्डिनेट है x, y। तो PM1, इस पॉइंट को मैंने M1 बोला हुआ है, तो PM1 तो x माइनस A by E,
तो e टाइम्स x माइनस ए बाई माइनस pm2, तो x प्लस ए बाई x प्लस ए बाई x से x कट जाएगा, e से e कट जाएगा और ये 2a के बराबर आ जाएगा। यहाँ से मैंने डिफाइन जो मैंने पहली लाइन लिखी थी याद होगा आज, pf1 माइनस pf2 शुड बी इक्वल्स टू 2a। तो हाइपरबोला के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, हाइपरबोला के लिए pf1 माइनस pf2 किसके बराबर होना चाहिए, 2a, वो हमने प्रूफ करके आपको दे दिया। ठीक है, बाकी इसी के अंदर अगर मैं और छोटी छोटी चीजें को बता देता, हाइपरबोला के अंदर जो हमने सब पढ़ा था वही सारी चीजें वापस से, कुछ ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई बहुत ताबड़तोड़ चीज बताने जा रहा हूँ, सब रिवाइज करा रहा हूँ बेसिकली। तो अगर इसी फोटो के अंदर उन्होंने एसेंट्रिसिटी निकाली, डायरेक्ट्रिक्स निकाली, सब बात कर ली, तो फिर उन्होंने बात करना शुरू किया। तो एनी कॉर्ड, सॉरी लेटस रेक्टम ये कहलाएगी हमारी L1 और L2। ठीक है, ये फोकल कॉर्ड कहलाएगी, ये हमारी डबल ऑर्डिनेट कहलाएगी B1 B2, ये हमारी फोकल कॉर्ड कहलाएगी AB को हम लोग बोलेंगे फोकल कॉर्ड, L1 L2 को बोलेंगे लेटस रेक्टम और D1 D2 को बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, L1 L2 की लेंथ, एंड पॉइंट, वही सारी कैलकुलेशन। तो लेंथ ऑफ LR की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो आता वापस से 2b स्क्वायर बाई a, सेम होता है, सेम बिल्कुल, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चेक कर लो, ए करस्पॉन्डिंग L1 L2 के एंड पॉइंट अगर हमें चाहिए, मान लो L1 के पॉइंट चाहिए, तो आ जाएगा AE, b स्क्वायर बाई a, L2 के एंड पॉइंट चाहिए तो आ जाएगा AE, माइनस b स्क्वायर बाई a, 2b स्क्वायर बाई a, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो CA का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स अपॉन TA, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकल आता है। और ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको आपको अच्छे से रिवाइज करते रहना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ इसके अंदर, सारी चीजें मैंने ड्रॉ कर दी, एक बार अच्छे से इसको नोट कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, हर एक चीज को ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म आता है जो स्पेशली सिर्फ हाइपरबोला के लिए होता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अपन ने जब इलिप्स पढ़ा था तो याद होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था एक होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स और एक होता है वर्टिकल इलिप्स। ऐसे हाइपरबोला में एक होता है, एक तो ये हाइपरबोला है और एक होता है हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। क्या होता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, क्या कहता है, तो बेसिकली कॉन्जुगेट हाइपरबोला से क्या कहते हैं बेटा, उसको समझिए। कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहता है कि अगर एक ऐसा हाइपरबोला, जो भी हाइपरबोला आपने ले रखा है, मैं डिफिनेशन की जगह पे सीधे बात करता हूं, अगर एक हाइपरबोला अपने पास था x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, अपने पास एक हाइपरबोला है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो इसकी जो TA वो 2a, इसकी जो CA है वो 2b है, ट्रांसफर एक्सेस है, कॉन्जुगेट एक्सेस। तो इस हाइपरबोला के करस्पॉन्डिंग, इस हाइपरबोला करस्पॉन्डिंग एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला एग्जिस्ट करता है। क्या होता है मैं बता दूंगा आपको, फोटो से दिखा दूंगा आपको। वो क्या कहता है, वो कहता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये +1 देता है, ये क्या देता है, -1। क्या होती है डेफिनेशन, डेफिनेशन कहती है corresponding to every hyperbola there exists, corresponding to every hyperbola there exists another hyperbola whose CA and TA are reverse of that of CA and TA of hyperbola। मतलब ये 2b हो गया और ये 2a हो गया। ठीक है, इसके अंदर दो नोट करके पॉइंट आते हैं। क्या आता है जिसको हम लोग डिराइव भी कर लेंगे, पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्या मतलब ये कहना चाह रहा है, वो देख लीजिए आप। थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। हजारों स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो लेक्चर्स जो आपको दिख रहा है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप भी अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करें और अपना जो भी इनरोलमेंट है उसको सुनिश्चित करें। साथ ही जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है वो हमारे प्रीमियम कोर्स को इनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। हाँ बेटा, तो बात करी जा रही है कि एक अगर हाइपरबोला आपको दिया गया है, एक अगर हाइपरबोला आपको दिया गया है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये इसका फोकस आ गया F1, ये इसका फोकस आ गया F2, ये इसका वर्टेक्स आ गया A2, ये इसका वर्टेक्स आ गया A1,
तो इस हाइपरबोला की करस्पॉन्डिंग अनदर हाइपरबोला इज देयर, ठीक है, जो कहलाता है हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसका ये वर्टेक्स होता है B1 और ये वर्टेक्स होता है B2, ठीक है। यानी व्हाइट वाले के लिए ये है ट्रांसवर्स एक्सिस और पीले वाले के लिए ये है ट्रांसवर्स एक्सिस। व्हाइट वाले के लिए ये है कॉन्जुगेट एक्सिस और पीले वाले के लिए ये है कॉन्जुगेट एक्सिस। व्हाइट वाले के फोकस F1 F2 इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे, इसके फोकस y एक्सिस में। तो ये हो गया F1 डैश और ये हो गया F2 डैश, ठीक है। तो पहली चीज तो होती है कि जब मैं इन चारों को मिलाता हूं तो नोट का पहला पॉइंट कहता है F1 डैश एंड F2 डैश फॉर्म अ रेक्टेंगल, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर मैं इसकी एसेंट्रिसिटी को EH बोल रहा हूं, इसके एसेंट्रिसिटी को ECH बोल रहा हूं, तो 1/EH का स्क्वायर प्लस 1/ECH का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। ये दो पॉइंट है, इनको ध्यान रखना। इक्वल्स टू 1। बेसिकली रेक्टेंगल, हाँ मुझे भी लग रहा था गड़बड़, यहाँ पे रेक्टेंगल यहाँ पे स्क्वायर आता है। एक्चुअली में ए और बी में सिमेट्री है ना, तो वो मैनिपुलेट कर जाएगा, चारों मिलकर के एक स्क्वायर बनाते हैं। तो ये अपन ने कॉन्जुगेट हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में बात कर ली। फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया, हाइपरबोला के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो मैंने बता दिया। आइए इस पे वर्कआउट करने के बाद आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे कि मैंने 5 क्वेश्चन ले रखे हैं, जिसमें ये वाला क्वेश्चन शायद जेईई मेंस का ही है और बाकी तो अच्छे एग्जांपल्स थे, बेसिक कांसेप्ट है पहले 2 क्वेश्चन में, तीसरा ठीक है नॉर्मल से क्वेश्चन है, चौथे में लास्ट आर्टिकल जो अपन ने एलिस में आपको ये पॉइंट बता रखा था उसी का एप्लीकेशन में हाइपरबोला में आपको दिखाऊंगा, ठीक है बेटा। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्किल व्हिच टचेस एक्सटर्नली 2 गिवन सर्कल्स इज अ हाइपरबोला। 2 गिवन सर्कल हैं, ठीक है, एक सर्किल मान ले छोटा सा, एक सर्किल ये मान ले, इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, दोनों की रेडियस पता है। तो इसको एक्सटर्नली टच करने वाले खूब सारे सर्किल होंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नली टच करने एक सर्किल ये भी होगा, मिक्की माउस का शेप बन के आएगा। इसके सेंटर का हमें लोकस चाहिए, सेंटर को C मान लेते हैं जिसका लोकस निकालना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे ये बलून छोटा होगा ये यू मूव करेगा, ठीक है, या ये यू मूव करेगा। तो जब ये यू मूव करेगा तो ये ब्रांच ऑफ हाइपरबोला जनरेट करेगा, पैराबोला नहीं करेगा। क्यों कर रहा है आइए उसको वर्कआउट करते हैं। तो ये गिवन सर्कल था तो उसकी रेडियस गिवन हो गया R1, ये गिवन सर्कल था इसकी रेडियस गिवन हो गया R2, ये वेरिएबल सर्कल की था तो इसकी रेडियस वेरिएबल रहेगी R और R। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन मैं लिखूंगा C से C1 का डिस्टेंस, तो बेटा वो आएगा R प्लस R1 और C से C2 का डिस्टेंस तो आएगा बेटा R प्लस R2। इस पूरी पिक्चर में लोकस किसका चाहिए, C का। गिवन क्या क्या है, C1 R1 C2 R2, तो अननोन कौन चल रहा R, तो इन दो इक्वेशन से किसको एलिमिनेट करें, R को। तो ये R को एलिमिनेट करते हैं, तो यहां से आएगा C1 माइनस C2 इक्वल्स टू R1 माइनस R2, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि मैं दोनों साइड मॉड लगा दूं, तो C1 माइनस C2 का मॉड ये कांस्टेंट जनरेट करेगा हमेशा, क्या जनरेट करेगा, कांस्टेंट। अब अगर C1 माइनस C2 एक कांस्टेंट है बेटा, C1 माइनस C2 एक कांस्टेंट है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, C1 माइनस C2 अगर कांस्टेंट है, दिस ऑलवेज इंप्लाइज, मैंने आपको आज सबसे पहला पॉइंट ये लिखवाया था, किसी वेरिएबल पॉइंट का C का 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आता है तो वो वेरिएबल पॉइंट, दिस इंप्लाइज किस पे नाचता है, हाइपरबोला। तो लोकस ऑफ C इज एन हाइपरबोला, ठीक है। और ये जो 2 फिक्स पॉइंट दिए गए हैं विद फोकाई, अगर पूरी बात लिखना चाहेगा तो पूरी बात लिख सकते हैं, विद फोकाई, फोकाई मतलब फोकस, विद फोकाई कौन से 2 पॉइंट होंगे, C1 एंड C2। तो फोकस क्या होंगे इसके, C1 और C2 होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं जो सिर्फ नाम पे आते हैं, लोकस इज हाइपरबोला, एलिस पैराबोला, सर्कल व्हाटएवर, तो उसके इलस्ट्रेशन में यहाँ पे आपको दिखाता चलूं, ठीक है। सेम टाइप का बिल्कुल सेम कंसेप्ट का एक सेकंड क्वेश्चन दिए, ये शायद आईटी का है वो क्वेश्चन, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं याद है, ठीक। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको अच्छे से, जो कि जरूरी है।
सेकंड पॉइंट कह रहा है गिवन द बेस ऑफ अ ट्रायंगल एंड द रेशियो ऑफ द टेंजेंट ऑफ हाफ द बेस एंगल्स देन प्रूव दैट वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल मूव्स ऑन हाइपरबोला। ठीक है, गिवन द बेस ऑफ अ ट्रायंगल एंड द रेशियो ऑफ द टेंजेंट ऑफ हाफ द बेस एंगल। तो अपने को क्या क्या गिवन है पहले तो हम वो नोट कर लेते हैं। तो गिवन है अपने को दो चीज, ठीक है, एक ट्रायंगल अगर गिवन है एबीसी, ठीक है, तो उसका बेस गिवन है मतलब ए गिवन है, और क्या गिवन है रेशियो ऑफ टेंजेंट ऑफ हाफ द बेस एंगल मतलब 10b/2 अपॉन 10c/2 गिवन है, 10b/2 अपॉन 10c/2 ये भी गिवन है, इसको मैंने लैम्डा मान लिया। तो एक चीज ये दे रखी है और एक चीज हमें ये दे रखी है। तो क्या कह रहा है प्रूव दैट द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल मूव्स ऑन द हाइपरबोला। ये वर्टेक्स एक हाइपरबोला पे मूव कर रहा है, इसको वर्कआउट करना है। आप सोच रहे होंगे सर कहां से आप एसओटी को ढाला है हाइपरबोला के अंदर, कहां मेंस में इतना आता है। मैं मानता हूं नहीं आता है, बिल्कुल एक्सेप्टेड, मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूं कि ये क्वेश्चन मेंस में नहीं आता है। बट पॉइंट ये कई बार ऐसा होता है कि आईआईटी के पुराने क्वेश्चन मेंस पे डायरेक्ट चुराए जाते हैं। चुराना वर्ड मैं नहीं बोलूंगा, अच्छा नहीं लगता है, बट हाँ ये मैं बोल सकता हूँ कि जो आईआईटी का पुराने आए हुए क्वेश्चन थे वो एज इट इज आ जाते हैं कई बार। तो ये आईआईटी का शायद कंसेप्ट है छोटा सा, आइए देख लेते हैं। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, बेसिक एसओटी लगेगा। तो हमने यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट किया, 10b/2 का फॉर्मूला लगाया तो डेल्टा अपॉन s इंटू s माइनस बी, एसओटी में फॉर्मूला याद होगा, अपॉन डेल्टा अपॉन s इंटू s माइनस सी, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा लिखा। डेल्टा कट गया s कट गया, डेल्टा कट गया s कट गया, s माइनस सी अपॉन s माइनस बी इज इक्वल टू लैम्डा आ गया। ठीक है, s की जगह पे a प्लस b प्लस c लिख दिया तो ये बन जाएगा a प्लस b माइनस c डिवाइडेड बाय a प्लस c माइनस b इट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 1। ठीक है, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, दोनों में कंपाउंड विंडो लगा दो। ठीक है, तो जैसे आपने इसमें कंपाउंड विंडो लगाई बेटा, तो आपके पास क्या है, दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया तो 2a आ गया। या दोनों को पहले हम ऐसे ऐड कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो अपने पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ b माइनस c इज इक्वल्स टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और फिर नीचे दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहां से आ जाएगा b माइनस c इज इक्वल्स टू a टाइम्स लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब यहां से सिचुएशन ये आ गई कि b माइनस c शुड बी इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। भाई a गिवन है, लैम्डा गिवन है, सब मिलकर एक कांस्टेंट होगा, बोलो सर 0 भी तो हो सकता है। हां, तो कांस्टेंट में मैं 0 मान सकता हूं, वन ऑफ द केस 0 नहीं होगा तो जो वैल्यू आएगी वही कांस्टेंट वैल्यू देगी, छोड़ेगी। b माइनस c का मतलब वो b हम लोग इस लेंथ को बोलते हैं, c हम लोग इस लेंथ को बोलते हैं, तो दैट मींस c से a का डिफरेंस माइनस ac माइनस ab लिख दो, बेटर रहेगा, ac माइनस ab मॉड लगा दो, क्योंकि डिफरेंस की बात करें शुड बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखिए फिर से वही चीज आ गई कि किसी एक वेरिएबल पॉइंट a का दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो वो वेरिएबल पॉइंट किस पे बैठेगा, हाइपरबोला पे। दिस इंप्लाइज लोकस ऑफ a is hyperbola, with foci, अगर फोकस की बात करता है, फोकस क्या होगा, with foci C and B, कंफर्टेबल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि अपन को दो डाटा दे रखा था, एसओटी का बेसिक फॉर्मूला लगाया, इस जगह पे पहुंच गए, एस के वैल्यू पुट कर दी a प्लस b प्लस c बाई 2, फिर मैंने यहाँ पे कंपाउंड एंडो डिविडेंडो लगाया इस स्टेप पे, फॉर्मूला याद होगा, बेसिक फॉर्मूला होता है। फिर वहां से मैंने b माइनस c को कांस्टेंट वर्कआउट कर लिया, b माइनस c का नाम लिख दिया, लोकस निकाल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान देना, केयरफुली समझते हुए। तो मैंने आपको दो बेसिक इलस्ट्रेशन वो करा दिए जो आपको फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, मतलब फॉर्मूला मींस अपने याद रखना। कई बार हम सोचते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं कि ऑप्शन में अगर हमें इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला दे रखा है तो हम बैठ करके वहां पे इक्वेशन को डिराइव करने लग जाए। प्लीज डोंट डू दैट थिंग। अगर आपको दिख रहा है कि बेसिक ज्योमेट्री लगा करके, बेसिक ज्योमेट्री, बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्री, अगर आप बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्री लगा करके मैनिपुलेट कर सकते हैं तो प्लीज वर्कआउट विद दैट ओनली। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द हाइपरबोला इफ द सेंटर इज -3,2 and one of the vertices -3,4 and eccentricity is 5/2। ठीक है, तो पहले चीज तो जो दे रखा था उसको मार्क कर दो। तो सेंटर है -3,2 -3,2 यहाँ कहीं होगा, one of the vertices -3,4, अरे -3,4 मतलब यहाँ होगा, तो ये वर्टेक्स हो गया, ये सेंटर हो गया, मतलब ये हो गई हमारी कौन सी एक्सिस, ट्रांसफर एक्सिस, ये हो गई हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस, मतलब हाइपरबोला की सूरत ऐसे आ रही है। ठीक है, ये कुछ आएगी,
अच्छा, मतलब रेक्टेंगुलर कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात कर रहा हूँ आपसे। तो इक्वेशन होगी कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगी, ठीक है। तो सेंटर तो पता ही है हमें। अब अगर हमें सेंटर पता है तो हम लिख सकते हैं हाइपरबोला के बारे में। सेंटर क्या आएगा, x + 3 होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y - 2 होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू -1। -1 क्यों लगा, क्योंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला चल रहा है, ठीक है। अब a और b को निकालना है, तो ये सेंटर दे रखा है उसने, ये वर्टेक्स दे रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा b के बराबर, ठीक है। तो b = आ जाएगा 2, e दे रखा है कितना 5/2, तो e पता है तो स्क्वायर कर दो, तो 1 + b² / a² शुड बी इक्वल्स टू 25/4, b मतलब 4, तो 4/a² इज इक्वल्स टू 21/4। चेक करना गलती ना हो रही कहीं। b का मतलब आया 2, करेक्ट है, तो 2 का मतलब हो गया b2 हो गया, तो 2 to the 4, 1 + b² / a², कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी हो जाएगी ना 1 + a² / b², ठीक है। तो ये आ जाएगा a² / 4, तो यहाँ से 4 से 4 कट गया, a² कितना आ गया 21। तो कॉन्जुगेट एक्सेस और ट्रांसफर एक्सेस तो इंटरचेंज होगी ना, फॉर्मूला तो वही लगा है, ठीक है। दोनों को यूज कर लो। हाइपरबोला की एक्चुअल इक्वेशन आ गई x + 3 का होल स्क्वायर बाई 21 माइनस y - 2 का होल स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्या हुआ समझ में आया कुछ भाई? ई स्क्वायर का ये जो फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला कैसे लगा है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + CA का स्क्वायर अपॉन TA का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर का। अब बेटा जब हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ये हो जाएगा CA और ये हो जाएगा TA, तो बेसिकली 2B हो जाएगा TA और 2A हो जाएगा CA। तो 2A की वजह से इसको मैंने A² लिख दिया, इसको मैंने B² लिख दिया, तो 1 + A² / B², वहां से A² की वैल्यू आ गई। डन, एक अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो 4th क्वेश्चन मैंने लिया है, कैसे लिया है, किस तरीके से इंटरप्रेटेड हो रहा है, आइए मैं उसको आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। एक्चुअली में क्या है, एलिस में अपन ने एक आर्टिकल पढ़ा था, आप लोग को याद होगा। तो एलिस में हमने पढ़ा था, एलिस की इक्वेशन में लिख सकते थे L1² / a² + L2² / b² इज इक्वल्स टू 1। याद आ रहा था थोड़ा थोड़ा? L1 is the length of perpendicular from any point on the major axis, L2 is the length of perpendicular from any point on the minor axis। तो उस फंडे, उस कंसेप्ट को जो यूज किया गया ना, उसी कंसेप्ट को यहाँ पे भी हमने हाइपरबोला में यूज किया है। अब कैसे किया है आइए मैं आपको उसको समझाता हूँ, ठीक है। और समझने के बाद क्वेश्चन का उसने सिर्फ कुछ नहीं पूछा आपसे, एसेंट्रिसिटी पूछी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल था। ओनली द रिप्रेजेंटेशन इज लिटिल बिट टफ। तो आपको लगेगा कि सर मैं कैसे हाइपरबोला के क्वेश्चन को हैंडल करूंगा इसके रिप्रेजेंटेशन को देख करके, बट ये टफ नहीं है एक्चुअली, ठीक है। क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले हमने इसको एक परपेंडिकुलर लेंथ में कन्वर्ट किया। तो ये जो लिखा हुआ था इसको मैंने लिखा है 3x - 4y - 12 / 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे 100 था 25 चला गया तो 4 बन गया, ठीक है। दूसरा वाला जो हमारा दे रखा था उसको हमने वर्कआउट किया 4x + 3y - 12 / 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 225 है, 25 गया 9 आ गया, इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहां से हमने जब इंटरप्रेट किया तो देखो ये जो लेंथ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मैं इसको समझा देता हूं आपको थोड़ा सा। ये कॉन्जुगेट एक्सिस कुछ ऐसे जा रही होगी, ट्रांसफर एक्सिस कुछ ऐसे आ रही होगी और हाइपरबोला कुछ ऐसे बन रहा होगा यूं, ठीक है। ध्यान रखना ये एक्सिस से y एक्सिस की करस्पॉन्डिंग नहीं है, ये एक्सिस से y एक्सिस है। तो जो इसका a आएगा वो तो 2 आएगा और जो इसका b आएगा वो 3 आ जाएगा। तो हमें e निकालना था सिर्फ चुपचाप, जैसे हाइपरबोला को उठाया और ऐसे शिफ्ट कर दिया ना मैंने, वही फंडा यहाँ यूज किया है। तो बन जाएगा √1 + b² / a², 9/4। 9/4 का मतलब √13/2। जो इसकी एसेंट्रिसिटी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, √13/2। क्लियर है? कैलकुलेशन समझ आ रही कैसे की गई है, ठीक है। चलिए याद रखना, अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेढ़ा हाइपरबोला है, नॉट इन द सिलेबस। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सब चीजें मैं आपको थोड़ी सी इसलिए बता देता हूँ
अपने सिलेबस में नॉर्मल स्टैंडर्ड हाइपरबोला ही है, बट ठीक है गलती से कहीं आ जाए तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर ने बताया नहीं था। मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। आप क्या पढ़ना चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं ये आपकी चॉइस है, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन में हाइपरबोला में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमने एलएस पे ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी है। उसी कंसेप्ट की क्वेश्चन की सेंटर दिया हो, फोकस दिया हो, एसेंट्रिसिटी दे रखी है, एलएस की इक्वेशन निकाले। तो आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 को बढ़ते हैं। If theta belongs to 0 to pi by 2, if E eccentricity, E मतलब eccentricity of the hyperbola this is greater than 2, then find the range of length of LR। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम E की बात कर लेते हैं। E greater than 2 दे रखा है। E का मतलब हो गया 1 plus B square मतलब sin square theta upon cos square theta should be equals to E square, should be greater than 4। तो यहाँ से आ जाएगा sec square theta should be greater than 4, यानी यहां से आ जाएगा sec थीटा should be greater than 2। तो यहां से आ जाएगा cos थीटा should be less than 1/2 and greater than 0। कई बच्चे हमें कंटिन्यूअसली मैसेज करते हैं, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो उसके लिए मेरा आप सबसे ये सजेशन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। रीज़न इसका क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस टॉपिक की आप डिमांड कर रहे हो उसकी वीडियोस ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन को हिट करें। ठीक, ओके। अब आ जाते हैं लेंथ ऑफ रेंज ऑफ LR पूछा है, तो जो LR उसकी हमें रेंज चाहिए, तो हम LR का फॉर्मूला लेंगे 2b² a। ठीक है, तो 2b² का मतलब हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन a का मतलब हो जाएगा cos थीटा। तो बन जाएगा 2 tan थीटा इंटू, ये मत करो ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको क्या करो मैं देखना ध्यान से, मैं इसको एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन ऑफ लेट अस अज्यूम t। t हमने किसको मान रखा है cos थीटा, ये ध्यान रखना। तो ये बन गया तुम्हारा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन t for t lies between 0 to half। अब हमें इस फंक्शन की रेंज चाहिए। बेसिक कैलकुलस करा देते, बिल्कुल बेसिक, डेरिवेटिव कर दिया f डैश t, तो आ जाएगा 2 माइनस 1/t स्क्वायर, 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर, t का -1 आ जाएगा, मतलब नेगेटिव आ जाएगा, यानी दिस इंप्लाइज f इज डिक्रीजिंग आ जाएगा। और अगर f डिक्रीजिंग है तो जो f बिलोंग्स टू करेगा वो करेगा डिक्रीजिंग है, तो मैक्सिमम वैल्यू 0 पे लेगा, मिनिमम वैल्यू हाफ पे लेगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 से लेकर के इनफाइनाइट। मिनिमम वैल्यू हाफ पे लेगा और मैक्सिमम वैल्यू 0 पे लेगा, तो रेंज आ जाएगी 3 से इनफाइनाइट। चलिए फंडा समझा के क्लियर है, कंफर्टेबल। अच्छा क्वेश्चन था, जेईई मेंस का सही जैम क्वेश्चन है, जैम ब्रेड में लगाने वाला जैम, जेईई मेंस वाला जैम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। Now start with the question number 6। सर बोला है hyperbola has its center at 0 0, passes 4 2 and length of TA 4 along the axis, find eccentricity। सेंटर 0 0 दे रखा है, तो मैं हाइपरबोला की इक्वेशन को x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूँ। ये पास कर रहा है कहाँ से, 4 2 से, तो x स्क्वायर अपॉन 16 अपॉन a स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, लेंथ ऑफ टी ए इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टी ए इक्वल्स टू 4 दे रखा है, मतलब टी ए ट्रांसफर एक्सेस 2a इक्वल्स टू 4 आ गया, a2 आ गया, a2 रख देंगे यहाँ पे, तो 16/4 4 आ जाएगा, 4 में हम 3 आ जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 4/3। ठीक है, और क्या पूछा उसने, फाइंड द एसेंट्रिसिटी, तो e स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। बेटा जेईई मेंस के क्वेश्चन है, इतने लिखे हुए अपने बोर्ड पे, ठीक है। तो अभी मैं आंसर बताता जाऊंगा। b स्क्वायर मतलब 16/9, a स्क्वायर मतलब 4, तो ये हो गया 1 प्लस 4/9 13/9। तो जो एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स निकल के आएगी वो आएगी 13/9। ठीक है, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, आंसर क्या है, क्या पूछा दोस्तों, द एसेंट्रिसिटी, तो b स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा, a2 आएगा। ऑप्शन में कुछ अजीब से दिया हुआ, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ मैं।
तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब अच्छा 4/3 ही होगा, सॉरी यहाँ कैलकुलेशन गलत करी अपन ने। तो जाएगा 1 प्लस 4/3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 4, ये 4 से 4 कटा, 1 प्लस 1/3 4/3 आ गया, तो e इक्वल टू आ गया 2/3। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होने चाहिए। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, हाइपरबोला हाइपरबोला कई बच्चे छोड़ के जाते हैं, कोनिक सेक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान दरवाजा है आईटी मेंस को क्लियर करने के लिए, बहुत आसान, बहुत कम फोर्स लगा के आप इस दरवाजे को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, हम टू द 7th क्वेश्चन। देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बच्चे छोड़ देते, क्यों छोड़ते हैं मुझे नहीं पता। लेंथ ऑफ सी 5 दे रखा, मतलब 2b इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, 2ae इक्वल्स टू 13 दे रखा है, e पूछा उसने। तो देखिए यहाँ से अगर अपने e स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए तो e स्क्वायर इक्वल्स टू a1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो e स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस b का मतलब हो गया 25/4, यहाँ से कर दिए, और ए स्क्वायर का मतलब हो गया 13/2e का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी संधि सी, 1 प्लस 25/4 से 4 तो चला गया, 25/169 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर, उधर ले आएंगे। ठीक है ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ 169 माइनस 25, तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा अपॉन 169 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, यानी ई इक्वल्स टू आ जाएगा 13/12। आंसर चेक कर लेते हैं ई का। सिंपल सी कैलकुलेशन है, बिल्कुल सिंपल सी, 13/12 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो दिया था फोकल लेंथ दे रखी थी 13 और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दे रखी थी 5, दोनों का यूज किया और अपन ने मैनिपुलेट कर दिया। ठीक ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भूमिका देखा करिए, मतलब ये नहीं कि आप बैठे हैं और बस पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग चलाइए स्पीड से, और क्वेश्चन लिखे हैं तो आप सॉल्व भी करिए। ये नहीं कि मेरे चक्कर में आप बैठे हैं। तो बार बार आप लोगों को बता चुका हूं कि आप वीडियो को पॉज करके, आप उसको बंद करके और आप उसको क्वेश्चन को वर्कआउट करें। If the vertex of the hyperbola be at -2,0 and 2,0 and one of its foci be at -3,0, find the hyperbola। hyperbola निकालने दोनों वर्टेक्स पता है, तो अगर दोनों वर्टेक्स पता है और फोकाई पता है, ठीक है, तो सेंटर डेफिनेटली 0 0 आ गए, तो हाइपरबोला की इक्वेशन तो आ गई x² अपॉन a स्क्वायर माइनस का y² अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और जिस हिसाब से वर्टेक्स दे रखे हैं उस हिसाब से a की वैल्यू 2 हो जाएगी और ae की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, -3 दे रखा है ना, वन ऑफ द फोकाई, तो a पता है, a पता है, तो e आ जाएगा 3/2। अब e आ जाएगा 3/2, तो b स्क्वायर निकाल दो, b स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर मतलब हो जाएगी e स्क्वायर a स्क्वायर टाइम्स ऑफ e स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 4 into 9/4 माइनस 1, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 5। चेक करना मिस्टेक ना होगी, 4 से 4 करेक्ट है। तो जो हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी वो आएगी x² अपॉन 4 माइनस का y² अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या हम इन सारे क्वेश्चन को करने में 4-5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड से ज्यादा लगेगा? तो ये पेपर में वो पार्ट होगा, ये आए हुए क्वेश्चन है, तो आप देखिए किस लेवल पे हाइपरबोला आता है कि ये क्वेश्चन का वो पार्ट होगा पेपर में जिसको करने में बहुत जल्दी आप कर सकते हैं, टाइम बचेगा, वो कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। मैथ्स में आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, हो सकता है उस टाइम का आप यूटिलाइजेशन फिजिक्स में कर लें, केमिस्ट्री में कर लें, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुली इसको वर्कआउट करें। आंसर चेक कर लेते हैं अपन। आंसर x² 4 माइनस y² 5 करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, 8 के बाद 9। If the diagonals of the hyperbola centered at origin and passing through the point 4 minus √3 is 5x plus equals to 4√5 and its eccentricity e, then prove that this thing। ठीक है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी। एक हाइपरबोला जिसका सेंटर ओरिजिन है यहाँ से पास कर रहा है, तो हाइपरबोला की इक्वेशन विद द सेंटर ओरिजिन ये आ गई, पास कर रहा है, इससे सेटिस्फाई करा दिया। 16/a² माइनस का 8 24/b स्क्वायर 4 3 12 आएगा, तो 4 3 12 आएगा, तो 16। ठीक है,
और डायरेक्टिव इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4/√5, ठीक है। एसेंट्रिसिटी E मान लिए, बाकी कुछ पता नहीं है। ये सिचुएशन आ चुकी है, मैनिपुलेशन करना है, तो x इज इक्वल टू हम a/e से कंपेयर करेंगे इसको, 4/√5 आएगा। यहाँ से a इज इक्वल टू आ जाएगा 4e/√5, ठीक है। b स्क्वायर को हटाना है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर टाइम्स ऑफ e स्क्वायर माइनस 1, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 16 e स्क्वायर बाई 5 टाइम्स ऑफ e स्क्वायर माइनस 1, b स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर आ गया। दोनों को इसमें यूज करो और यूज करके मैनिपुलेट करना है, ठीक है। तो 16b स्क्वायर 16/5 e स्क्वायर टाइम, चेक कर लेना मिस्टेक ना हुई कहीं, a/e इज इक्वल टू 4/√5, ठीक है, टाइम्स ऑफ e स्क्वायर माइनस 1 माइनस 12 इंटू a स्क्वायर, a इसका मतलब 16 e स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 16 e स्क्वायर बाई 5 इंटू 16/5 e स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1, 16/e²/5 ये और ये तो कट गया, ठीक है। तो 16 e स्क्वायर माइनस 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 16/5 e की पावर 4 माइनस e स्क्वायर। चेक करना मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो 4 से कटेगा, 2 को कटेगा, 20 आएगा, ऐसे साइड करेक्ट है। सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो यू गेट द वैल्यू दैट विल बी कम आउट टू बी 4 e की पावर 4 माइनस 24 e स्क्वायर प्लस का 35 इक्वल टू 0। सिंपल सी कैलकुलेशन मुझे दिख रहा है कि यहाँ से देखिए 4 से कटेगा सर, और 4 से कटेगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा, और जैसे ये वाला टर्म आ गया मतलब मैनिपुलेशन अपना सही चल रहा है, इसलिए मैंने इसके बाद वाला स्टेप छोड़ दिया, आप कर लीजिएगा। पढ़ना क्या किया मैं समझ आ गया। एक्चुअली ये मैंने क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए थे, देन करके उसने 4 ऑप्शन दिए थे कि ये। तो बेसिकली आपको हाइपरबोला की पूरी इक्वेशन में सबको सब्स्टिट्यूट करके सारे रिजल्ट को ई के टर्म्स बनाना था, और ई के टर्म्स से जो मैनिपुलेशन होता है वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, केयरफुली करना पड़ेगा क्योंकि सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं अगर बोलूंगा तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आईटी के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को। पहला क्वेश्चन आता है, एक तो कैलकुलेशन, जो अच्छे क्वेश्चन की बात करूं तो वो कैलकुलेशन बेस्ड होता है जो कि सामने चल रहा है। दूसरा आता है कंसेप्चुअली गुड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत टफ नहीं आता है। गुड होने का मतलब होता है 2 चीजों में, मतलब आपसे क्वेश्चन नहीं होने के 2 रीजन होंगे मेजर। पहला रीजन की कैलकुलेशन बहुत हाइपर होगी, आप थोड़ा सा घबरा जाओगे, जैसे लाइक दिस पे मैनिपुलेशन करते हुए सर इतना काटना कूटना, ठीक है, थोड़ा सा। और दूसरा होगा कि आपको क्लिक नहीं करेगा। क्लिक नहीं करने का रीजन है कि आपको कंसेप्ट क्लिक नहीं करेगा, किस कंसेप्ट पे वो क्वेश्चन प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला, दिस फाइंड इट्स फोकस। मतलब डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, हाइपरबोला दे रखा है, फोकस पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, तो काफी सिंपल है। मैं फोकस तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे हाइपरबोला से, करस्पॉन्डिंग फोकस हो सकता तो भी होता। तो अच्छा है इसमें क्वेश्चन, हाँ, फाइंड इट्स करस्पॉन्डिंग फोकस, करस्पॉन्डिंग वर्ड आएगा, ठीक है, हाँ, करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग फोकस वर्ड आएगा, ठीक है। तो x²/9 माइनस का y²/16 इज इक्वल टू 1। अब जो ये हाइपरबोला बना है बेटा, आपको दिख रहा है ये ऐसे ही होगा। अगर ये ऐसे ही होगा तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये है, x इज इक्वल टू माइनस का 9/5। अब ये डायरेक्ट्रिक्स है तो ये वाला फोकस ना तो पूछा f2 के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? तो f2 के कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस का a, 0। a क्या है अपने पास? a की वैल्यू है 3, b कितना अपने पास? b की वैल्यू है 4, e कितना अपने पास? e की वैल्यू √1 + 16/9 25 5/3। तो ये 5/3 है, ये 3 है, तो ये वाला फोकस कितना निकल के आ गया माइनस का 5,0। लो बस, ये भी क्वेश्चन यही मींस का सीधा लेवल ऑफ द क्वेश्चन। थिंक योर ओन। क्या हम ये क्वेश्चन इस सिचुएशन में एक ऐसे क्वेश्चन को पेपर में छोड़ें? कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन कभी भी पेपर में आपको नहीं छोड़ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं लेने जा रहा हूं बेटा, वो आर्टिकल है ऑक्सिलरी सर्किल एसेंट्रिक एंगल एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, पहले से पढ़ा था, उसी की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से बात कर रहे हैं, नॉट उसी की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। मैंने एक हाइपरबोला ले रखा है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं इजीली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं। इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें। क्या है हाइपरबोला की इक्वेशन? हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो हाइपरबोला की जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसको अगर मैं डायमीटर मानते हुए सर्किल ड्रॉ करता हूं लेंथ ऑफ टीए को, तो वो जो सर्किल होता है वो हमारा कहलाता है एसी। क्या कहलाता है? एसी। तो ये एसी हो गया और ये हाइपरबोला हो गया। और द इक्वेशन ऑफ एसी, तो ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्योंकि सेंटर ओरिजिन रहेगा, रेडियस ए आ जाएगी। ठीक है, अब इस पे मैंने एक पॉइंट लिया, वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करी, सर्किल पे एक पॉइंट लिया, उससे एक टेंजेंट ड्रॉ करी। ठीक है, वो पॉइंट डेटा जिस पी लिया उसने यहां से ये एंगल थीटा बनाया है। ठीक है, इस पी की करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट यहाँ पे एन आया और इस एन की करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट यहाँ पे आर आया। तो ये लेंथ अगर ए थी तो इसकी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ए सेक थीटा कॉमा 0। तो जो आर की कोऑर्डिनेट आ जाएंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑन द हाइपरबोला, वो आ जाएंगे ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। तो हमने ऑक्सिलरी सर्किल की बात कर ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात कर ली, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, और जो थीटा होगा वो होगा 0 से 2 पाई। ठीक है, 2 पाई पे लगा दो, 0 पे लगा दो, एक्सेप्ट पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2, एक्सेप्ट पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2। और जो थीटा होता है ये इज नोन एज एसेंट्रिक एंगल। ठीक है, इस P के करस्पॉन्डिंग जो ये पॉइंट आता है R, इसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पॉइंट। तो P एंड R आर नोन एज द करस्पॉन्डिंग पॉइंट, आर नोन एज करस्पॉन्डिंग पॉइंट, नोन एज करस्पॉन्डिंग पॉइंट। आर नोन एज करस्पॉन्डिंग पॉइंट। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल कवर कर रहे हैं वो है, तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कवर होगा आफ्टर दैट विल बी कम आउट टू बी पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। मैंने हेडिंग डाल रखी थी क्योंकि आर्टिकल कोई छूट ना जाए, इससे मैं एक पेज पे लिख लेता हूँ, जिससे दिमाग में ये रहे कि कम से कम कोई आर्टिकल छूटना नहीं चाहिए, ऑर्डर क्या है वो सब चीजें सिंक्रोनाइज भी रहना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, कई बार हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं, टाइम कम है आप भी जानते हैं, तो मैं बहुत लिमिटेड टाइम में सारी चीजों को कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से जितना मैं कर सकता हूँ अपनी तरफ से बेस्ट। होपफुली आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे इस चीज को। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम रहता है जो ऑर्डर हम लोग पैराबोला सर्किल से पढ़ते चले आ रहे हैं। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। क्या बोला? हाइपरबोला बोला। तो बात करिए पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला में थोड़ी सी सुंदरता होती है, इसको ध्यान रखना आप लोग। कई लोग होते हैं, मैंने आप लोग को बता रखा था, जिस पोर्शन में फोकस लाई करता है वो पोर्शन हमारा इनसाइड कहलाता है। ठीक है, अगर ये हाइपरबोला को मैथ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक पॉइंट P ले रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, P की 3 पोजीशन दिखा रहा हूँ आपको। मैं लिखूंगा h ऑफ P ग्रेटर देन 0, h ऑफ P इक्वल्स टू 0 और h ऑफ P लेस देन 0। तो ग्रेटर देन 0 में तो P इनसाइड होगा, इक्वल टू 0 में ऑन होगा और लेस देन 0 में P इनसाइड और आउटसाइड होगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, उल्टा होता है। ठीक है,
एच ऑफ पी ग्रेटर देन पी आउटसाइड कहलाता था, ई ऑफ पी ग्रेटर देन 0 पी ग्रेटर देन ई ऑफ पी ग्रेटर देन 0 पी आउटसाइड कहलाता था, पी ऑफ आर ग्रेटर देन 0 पी आउटसाइड कहलाता था। यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है, ये पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एन हाइपरबोला होती है। इसको अपन उससे भी कह सकते हैं फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, जो बेसिक डिफिनेशन थी pf1 into pf2 वाले कांसेप्ट से। खैर ठीक है, इसी काम चल जाता है, ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती इतने में। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल अपन कवर कर रहे हैं वो कवर कर रहे हैं लाइन एंड सर्कल, लाइन एंड हाइपरबोला, लाइन एंड हाइपरबोला सब बात करी हुई है, रिवाइज करा रहा हूँ शॉर्ट में, सिंपल से। अगर अपने पास एक हाइपरबोला गिवन है, एक लाइन गिवन है, लाइन टच करेगी, लाइन कट करेगी और लाइन आउटसाइड रहेगी, तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। लाइन की इक्वेशन को मैंने मान लिया, y इक्वल्स टू लाइन मान लिया, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हाइपरबोला को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, y इक्वल्स टू mx प्लस c, और हाइपरबोला की इक्वेशन को मान लिया x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्या करते हैं याद है? अरे बिल्कुल याद होगा भाई, तीसरी बार चौथी बार आ रहा है, सर्कल से स्टार्ट हो चुका था ये। दोनों को सॉल्व करते, बहुत शानदार बात, तो दोनों को सॉल्व करते थे। यहाँ से y की वैल्यू उठाइए, इसमें रख दीजिए, तो गेट ए क्वाड्रेटिक x स्क्वायर टाइम्स ऑफ b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर टाइम्स ऑफ y mx प्लस c का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर। x में क्वाड्रेटिक आ गई, x की क्वाड्रेटिक के बाद क्या कंडीशन लगती थी? डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन लगती थी, बिल्कुल सही बात है। डिस्क्रिमिनेंट पे कितनी कंडीशन लगती थी? डिस्क्रिमिनेंट पे 3 कंडीशन लगती थी, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल्स टू 0, d लेस देन 0। तो यहां से अगर हम डिस्क्रिमिनेंट पे 3 कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर रहे हैं, इस क्वाड्रेटिक के बारे में बात करें, डिस्क्रिमिनेंट पे 3 कंडीशन लगा रहे हैं। पहली कंडीशन है d ग्रेटर देन 0, d इक्वल्स टू 0 और d लेस देन 0, d लेस देन 0 फर्स्ट केस है, d इक्वल्स टू 0 सेकंड केस है, एंड d ग्रेटर देन 0 थर्ड केस है। d इक्वल्स टू 0 कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है, वहां से आता है c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप सोचोगे सर हम ये कैसे याद रखें? अरे भाई इलिप्स की आती, इलिप्स में क्या था? c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हाइपरबोला में जहां इलिप्स में जहां प्लस b था, हाइपरबोला में इसको माइनस b से रिप्लेस करते चलो, देखो आ गई कंडीशन। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसके बाद क्या किया था? इसका तो अपन ने 3 नोट लिखे थे, ठीक है। पहला नोट क्या था? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m। तो स्लोप m की टेंजेंट की इक्वेशन इसको देख करके इमीडिएटली क्लिक करी थी, तो वो टेंजेंट आ जाएगी हाइपरबोला पे, y इक्वल्स टू mx, c की जगह पे हम पुट कर देते हैं, c की जगह पे हम पुट कर देते हैं ये वाली इक्वेशन, दैट विल बी कम आउट टू बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। नोट का सेकंड पॉइंट, हाँ नोट का सेकंड पॉइंट क्या था? कितनी टेंजेंट किसी आउटसाइड पॉइंट से ड्रॉ हो सकती थी? तो अगर अपन एक हाइपरबोला की सूरत इस तरीके से ली, एक पॉइंट लिया, से टेंजेंट ड्रॉ करी इस टाइप से, ठीक है, मान लीजिए पॉइंट r दे रखा था। अच्छा हाँ, एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो 4 टेंजेंट नहीं बनती है, किसी एक ब्रांच पे 2 टेंजेंट बनेंगी। सिंपल सी चीज ये है, ध्यान रखना, कैलकुलेशन बोलती है उसको, कैसे बोलती है ये करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, किसी भी पॉइंट से हम 4 हाइपरबोला पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं भैया 2 ही ड्रॉ कर सकते हैं। अरे ये बोला ना, ये देखो सामने, अगर ये पॉइंट r की कोऑर्डिनेट h, k थे, r की कोऑर्डिनेट अगर हम h, k ले रहे हैं और इसका स्लोप m1 आएगा जो कि हमने डिराइव कर रखा था, जैसे m2 आएगा, तो h इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी k माइनस का mh का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो यहाँ से आ जाएगी m क्वाड्रेटिक, m स्क्वायर टाइम्स समथिंग प्लस m टाइम्स समथिंग प्लस समथिंग इक्वल्स टू 0। तो इससे इंडिकेट होगा कि ये क्वाड्रेटिक बनी है ना कि बाई क्वाड्रेटिक, और अगर ये क्वाड्रेटिक बनी है तो 110% किसी एक पॉइंट से किसी हाइपरबोला पे सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, ठीक। कई बार तो ऐसा लगता है कि सर ये ऐसे ले जाएगी, ऐसे ले जाएगी, नहीं ये यूं आ रही होगी तो इसको टच नहीं करेगी, क्योंकि जो इसको टच करने वाली सिचुएशन होती है एसिम्प्टोट्स की होती है, जो हम बोलते हैं कि दोनों ब्रांचेस को इन्फिनिट टिप पे टच करता है, ठीक है। वो सब बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये ऐसे जा रही होगी, तो ये ऐसे जा रही होगी, तो ये इसको टच करेगी तो इसको कट भी कर रही होगी, इस तरीके की सिचुएशन पॉसिबल है। यहाँ से अपने बात आता है m1 प्लस m2, एक दूसरा और एक आता है m1 m2, ठीक है। m1 प्लस m2 होता है 2kh अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसको प्लस b स्क्वायर होगा अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। याद होना चाहिए था, नहीं याद है तो गंदी बात, मैंने आपको बोला था
सर्कल में याद करो, एलएस में याद हो जाएंगे, एलएस में याद करो, हाइपरबोला में याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर को सिर्फ माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस करना है। नोट का थर्ड पॉइंट आता है हमारा डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल याद है क्या था? लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस जो इस तरीके से मूव कर रहा है, एक पॉइंट का लोकस जो इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका किसी भी पेयर ऑफ टेंजेंट जो हो वो आपस में कैसे हो जाए? परपेंडिकुलर। तो अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो आप किस पे नाचेगा? डायरेक्टर सर्कल पे नाचेगा। तो m1 m2 इक्वल टू क्या कंडीशन लगाई अपन ने? -1 बेटा। m1 m2 -1 लगाई, दैट मींस k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू -1। करेक्ट है? यहां से जनरलाइज कर दिया तो डीसी की इक्वेशन आ गई। क्या आ गई? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब भाई डीसी डिपेंड करेगा ए और बी पे। देखो अगर ए बी से बड़ा है तो रियल सर्किल आएगा, अगर ए बी के बराबर है तो पॉइंट सर्किल आएगा। तो अगर ए बी से बड़ा हो, ए बी के बराबर हो और ए बी से छोटा हो, तीन सिचुएशन आ रही है। अगर ए बी से बड़ा था तो रियल डीसी आएगा, रियल डीसी। ठीक है? अगर ए बी के बराबर था तो पॉइंट डीसी आएगा, पॉइंट डीसी। और अगर ए बी से छोटा था तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? नो रियल डीसी होगा, नो रियल डायरेक्टर सर्किल, मतलब इमेजिनरी सर्किल विद द रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। रेडियस डिफाइंड नहीं होगी, रेडियस डिफाइंड नहीं होगी तो सर्किल को हम रियल सर्किल ना बोल करके इमेजिनरी सर्किल बोलेंगे, और इमेजिनरी सर्किल बोलेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका 0,0 होगा। ठीक है? तो ये पॉइंट है, सब शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूं। जो चीजें याद रखनी है मैंने आपको बताई दी है, बॉक्स में डालते हैं। ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, बिना सोचे समझे क्या सोचें कि हम वहां पे जाके डिराइव कर लेंगे। यू विल नॉट बी इन द सिचुएशन टू डिराइव इट। तो इसलिए आपको ये सारे रिजल्ट्स याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा आर्टिकल कवर करना है आपको? तो नेक्स्ट आर्टिकल वी आर गोइंग टू कवर इन द थ्योरी line and hyperbola equation of the chord joining p alpha and q beta. So equation of chord joining p alpha and q beta. फंडा क्या याद ही होगा? अगर अपन ने हाइपरबोला ले रखा है, दो पॉइंट लिए हैं अपन ने, एक पी पे लिया है पी अल्फा, एक क्यू पे लिया है क्यू बीटा। ठीक है? तो जिसकी कॉर्ड की इक्वेशन आती है पी क्यू, वो आती है x बाई ए कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस y बाई बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है? तो x बाई ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस का y बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। कैसे याद रखना है आइए उसको देखते हैं। भाई आपको सर्किल या एलिप्स किसी एक की तो याद होनी चाहिए। ठीक है? तो मैं आपको एलिप्स और हाइपरबोला की याद करवा दे रहा हूँ। कैसे याद करवा रहा हूँ ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, जो गोले लगा रहा हूँ उसको ध्यान देना। ये गोला, ये गोला, ये गोला और ये गोला, बाकी सारी दुनिया सेम रहती है। x बाई ए cos ऑफ समथिंग प्लस समथिंग बाई 2 प्लस समथिंग y बाई b साइन ऑफ समथिंग प्लस समथिंग बाई 2 इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा प्लस माइनस बीटा बाई 2, कुछ भी हो सकता है। क्या होता है ये समझते हैं। तो एलिप्स की केस में ये चारों प्लस होते हैं, आखिरी वाला माइनस होता है। पहले 3 प्लस होते हैं, आखिरी में माइनस होता है। हाइपरबोला केस में पहले 2 माइनस होते हैं, लास्ट के 2 प्लस होते हैं। जैसे मैंने याद कर रखा है, मैं आपको वही ट्रिक्स बता रहा हूँ किस तरीके से आप इसको रिकॉल कर सकते हैं इमीडिएटली। ठीक है? अब जब कॉर्ड आ गई है तो हम लोग बहुत सारी चीजों की बात करते थे, याद होकर कुछ नोट लिखते थे कि कॉर्ड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएंगे। हाइपरबोला की जो कॉर्ड है इस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं ऐसे, जैसे रामू के क्या कोऑर्डिनेट होंगे हम लोग को अगर वो वर्कआउट करना है एच के, तो एच के रिस्पेक्ट में सीओसी होगी। सीओसी की मैं बात करूंगा नहीं दोबारा, 3 बार 4 बार कर चुका हूँ। सीओसी टी इक्वल टू 0 होगी। कॉर्ड पता है, दोनों को कंपेयर कर देना। तो मैं इसको अलग से लिखवा देने की जगह पे सीधे वर्कआउट कर देता हूँ। तो नोट का पहला पॉइंट है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स एट पी अल्फा एंड क्यू बीटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, तो वो आ जाएगा आर की कोऑर्डिनेट, तो आ जाएंगे एच, तो वो हो जाएगा a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमा b टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। मैंने क्या बोला, एलिप्स का याद है, हाइपरबोला में याद करने में कंफर्टेबिलिटी रहेगी। एलिप्स का याद है, हाइपरबोला का याद करने में कंफर्टेबिलिटी, साइन को ध्यान देना है कि साइन क्या जनरेट होता है। ठीक है, कम टू द नोट का सेकंड पॉइंट। हाँ, इफ PQ passes d, 0 passes d, 0। ठीक है, अगर एक कॉर्ड किसी फिक्स पॉइंट d, 0 से पास कर रही है तो क्या सिचुएशन होगी, तो d, 0 इस पर रख देते हैं, यहां से आ जाएगा दिस इंप्लाइज d by a is equals to cos of alpha plus beta by 2 divided by cos of alpha minus beta by 2। कंपाउंड पे फॉर्मूला लगा दो, तो d minus a upon d plus a is equals to tan alpha by 2 into tan beta by 2। डिराइव कर रखा है, अगर ये फोकस हो तो फोकल कॉर्ड हो जाए, तो if PQ passes focus, if PQ passes AE, 0, तो अगर वो AE, 0 से पास करेगी तो D की जगह पे हम E रख देंगे, तो E minus 1 upon E plus 1 is equals to tan alpha by 2 into tan beta by 2। तो ये हमने कुछ पॉइंट जो थे वो सारे पॉइंट्स को हमने कवर किए थ्योरी के अंदर, कितनी चीजों को हम वर्कआउट कर सकते हैं, किस तरीके से हम वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर मैं एंड कर रहा हूँ। अगली क्लास में नेक्स्ट लेक्चर जब हम लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो आज हमने पढ़ रखा है, जो यहाँ पे मैंने थ्योरी का पार्ट एंड किया, इसके इलस्ट्रेशन से उठाऊंगा और इलस्ट्रेशन से उठा करके बाकी टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड जितनी सारी चीजें वो सारी चीजों पर अपन वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से इसको रिवाइज करिए, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट्स, आपका जितना प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है उससे हमारी मोशन की टीम पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और आपके लिए दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी तरीके से लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे हम वीडियो दे रहे हैं इसके आपको डिटेल्स वीडियोस चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800 2121 799। थैंक यू सो मच।